मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी, सिवान। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति और उसकी यंत्र रचना से संबंधित यह ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया हूं। इस क्लास का जो लेक्चर है, इससे पूर्व भी मैं इस पर कई एक लेक्चर दे चुका हूं। इससे पूर्व में मैं 3 लेक्चर दे चुका हूं और यह आज का अंतिम और चौथा लेक्चर होगा इस टॉपिक पर। सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें मैं कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बताया था आपको कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मॉनसून शब्द कहाँ से आया। फिर आपको उसमें बताया था कि मॉनसून उत्पत्ति से संबंधी जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को मैंने बांट करके बताया था। और फिर आपको बताया था उसमें कि ट्रेड विंड क्या है, ITCZ क्या है, ये सारी चीज़ें चर्चा हुई थी। लेक्चर का दूसरा जो भाग था उस दूसरे भाग में मैं बताया था कि मॉनसून उत्पत्ति से संबंधित चिरसम्मत विचारधारा क्या कहता है। क्लासिकल थॉट रिलेटेड टू ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, इसकी चर्चा हुई थी। फिर जो तीसरा मैं लेक्चर आपको दिया था, तीसरा ऑनलाइन क्लास जो इस टॉपिक से संबंधित था, उसमें मैं बताया था आपको कि सनातन वायु पेटियों के खिसकाव पर आधारित जो विचारधारा है उससे कैसे मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में, उसकी यंत्र रचना के बारे में हम जान सकते हैं, इसकी चर्चा हुई थी। और आज का जो इस सीरीज में चर्चा कर रहा हूँ, इस ऑनलाइन क्लास के अंतिम भाग में आज चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है मॉनसून उत्पत्ति की जो यंत्र रचना है या सिद्धांत है या विचारधारा है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आज का जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न थॉट है कि आधुनिक मत के हिसाब से मॉनसून की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सारे जो मॉनसून के बारे में मैं जितना भी बता रहा हूँ, यह BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 यूनिट फर्स्ट का यह टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि छात्रों कि इस अंतिम लेक्चर के भाग से, जो यह चौथा लेक्चर का सीरीज का चौथा भाग है, इस भाग को जब आप पूरी तरह से सुनेंगे तो आपका बची खुची जो भी संशय है वह मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित वह क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब बात करें कि आधुनिक विचारधारा क्या कहता है मॉनसून की उत्पत्ति से संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में। तो मॉनसून की यह जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, यह 1950 ईस्वी के पश्चात कोटेश्वरम, S रत्ना, MT यीन, पार्थ सारथी, प्लोन, रमन, रामनाथन जैसे भूगोलविदों के खोजों, वायुमंडल के ऊपरी तह के मौसमी आंकड़ों एवं उनके कंप्यूटर आधारित विश्लेषण पर निर्भर है। यह मत मुख्यतः जेट स्ट्रीम प्रवाह, तिब्बत पठार और समुद्री बॉडी की भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति में भूमिका पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जेट वायुधाराएं या जेट प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे। तो जेट वायुधाराएं जो है, यह धरातल से 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में 90 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली तेज हवाएं होती है, जिसको कि जेट धाराएं कहते हैं। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी
पायलटों द्वारा जापान पर बमबारी के दौरान किया गया था। अब यह जेट वायुधाराएं जो है यह दो प्रकार की होती है। एक होता है पश्चिमी जेट जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दूसरा है पूर्वी जेट वायुधारा जो धरातल से 13 किलोमीटर ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऋतुओं के अनुसार इन जेट वायुधाराओं की स्थिति बदलती रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पूर्वी जेट वायुधारा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त के दक्षिण में बहती है। इस समय तिब्बतीय क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित रहता है, अतः दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रबल करने में पूर्वी जेट धाराएं मदद करती है। जून में यह प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग के ऊपर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है। अगस्त में यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त पर सीमित हो जाती है। वर्ष की विभिन्न अवधियों में जेट वायुधाराओं के अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। इसके अध्ययन से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन, वर्षा ऋतु में विच्छेद और पीछे हटने का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। अब जो है यह है तिब्बत का पठार। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति या यंत्र रचना में तिब्बत का पठार का भी गहरा संबंध होता है। तो इसका क्या संबंध है? तो तिब्बत की पठार की जो ऊंचाई है यह समुद्र तल से 5000 मीटर है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत पठार के अधिक गर्म होने के कारण इस क्षेत्र में उष्ण प्रतिचक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित उप महाद्वीपीय पश्चिमी जेट धारा को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की गति तीव्र हो जाती है। अब है कि महासागरीय प्रभाव भी है कुछ, जिसके कारण जो है मानसून की उत्पत्ति, उसकी यंत्र रचना प्रभावित होती है। और इसके अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें आता है एल नीनो, फिर है दक्षिणी दोलन, मेडागास्कर हाई। तो इसकी चर्चा करें तो एल नीनो क्या है? एल नीनो यह एक समुद्री गर्म जलधारा है जो सामान्यतः प्रत्येक 3 से 5 वर्ष पर मध्य प्रशांत महासागर के पेरू तट के पास उत्पन्न होता है। इससे विश्व के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। प्रत्येक 3 से 5 वर्ष पर मध्य प्रशांत महासागर असमान रूप से गर्म हो जाता है। गर्म जल का दक्षिण प्रशांत महासागर की ओर विस्तार होता है। यह गर्म जल पछुआ हवा की चपेट में आकर दक्षिण अटलांटिक से होकर दक्षिणी हिंद महासागर में पहुंचकर इसके तापक्रम को औसत से अधिक कर देता है, जिसके कारण मानसून हवा का स्रोत यानी दक्षिण हिंद महासागर में हवा का दबाव अपेक्षा से कम हो जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दक्षिणी दोलन। तो दक्षिणी दोलन में क्या होता है? इसे प्रशांत महासागर में प्रायः देखा जाता है। इसके कारण हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब तथा दक्षिणी दोलन में परिवर्तन के कारण पुनः हिंद महासागर में उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। सर गिलबर्ट बाकर के द्वारा खोजे गए इस दोलन को वाकर परिसंचरण भी कहते हैं। इसके अनुसार हिंद महासागर में शीत महीने में वायुदाब कम हो तो अच्छे मानसून की आने की ज़्यादा संभावना होती है। दक्षिणी दोलन का काल 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर होता है।
अब है मेडागास्कर हाई, तो इसका भी संबंध जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से कहीं न कहीं रहता है। तो यह जो है मेडागास्कर के पूर्वी भाग में मई के महीने में एक उच्च वायु दाब के सेल का विकास होता है। अगर सोमाली गर्म जलधारा के दक्षिणी विस्तार के कारण मेडागास्कर हाई का विकास अवरोधित हो जाता है तो इसका प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता तथा अवधि पर पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आधुनिक मत में किस तरह से मानसून की उत्पत्ति जेट वायुधारा से प्रभावित होता है, उसमें तिब्बत पठार का क्या योगदान है, और महासागरीय प्रभाव के अंतर्गत देखा आपने कि एल नीनो जो एक समुद्री गर्म जलधारा है उसका भी किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति और यंत्र रचना पर प्रभाव पड़ता है। फिर आपने देखा कि दक्षिणी दोलन का प्रशांत महासागर में किस तरह से और हिंद महासागर में किस तरह से दोनों का प्रभाव रहता है। फिर मेडागास्कर हाई का किस तरह से आपने देखा कि प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा है कि मोनेक्स के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। कोटेशियम द्वारा दिए गए विचारों की पुष्टि मोनेक्स ने की है। 1973 में भारत एवं रूस के ऋतु वैज्ञानिकों ने वर्षा काल के 2 माह तक अरब सागर में ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा की अनियमितता का अध्ययन किया। इस अध्ययन का दल का नाम मोनेक्स रखा गया। इसके अनुसार इस ऋतु में भारत में दक्षिणी पश्चिमी वर्षा वाहनी हवाओं के सक्रिय होने के में तिब्बत के पठार की विशेष भूमिका है। जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी हवा मंद होती है तभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी शक्तिहीन हो जाता है, अन्यथा नहीं। तिब्बत पठार जितना अधिक गर्म रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून उतना ही अधिक सक्रिय होता है। यह पठार स्विच की भांति कार्य करता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मोनेक्स जो कि अध्ययन दल का नाम था, और यह अध्ययन दल 1973 में भारत एवं रूस के ऋतु वैज्ञानिकों का समूह था जो इस पर अध्ययन किया था। तो इसने भी बताया कि तिब्बत पठार से किस तरह से मानसून का संबंध है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी विचारधाराएं थी इस अंतिम लेक्चर में, अंतिम व्याख्यान में आपने सभी का लाभ लिया, सभी को समझा, चिरसम्मत विचारधारा को देखा, फिर सनातन वायुदाब पेटियों के खिसकाव को देखा, फिर आधुनिक मत के द्वारा जो भी विचारधारा था उसकी मैं व्याख्या किया, आपको बताया। तो इस प्रकार से नवीनतम खोजों के बाद यह स्पष्ट होता है कि मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि को समझना बहुत मुश्किल है। अभी वर्तमान समय में भी इस पर लगातार खोज अनुसंधान जारी है। अब दूर संवेदी उपग्रहों की सहायता से इसकी चरित्र को समझने की कोशिश की जा रही है और यह खोज अनवरत चलता रहेगा। आप अध्ययन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूं छात्रों कि ये अंतिम इस कड़ी में जो मैं व्याख्यान दिया, इस ऑनलाइन क्लास का जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित ऑनलाइन क्लास था, यह मैं पूरा किया। आप जब पूरे लेक्चर को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों को आप जब एक साथ सुनेंगे तो आपका कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, दूर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करें और आप नोट्स अपना तैयार करें और परीक्षा की तैयारी करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।